नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल। मीनिंग स्टोमेटा में जो गॉड सेल्स होती हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि थियरी क्या है, किस लिए दी गई थी। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए उसकी मैकेनिज्म को जानने के लिए कौन कौन सी 5 प्रमुख थियरी दी गई थी। पांचों थियरी को किन किन वैज्ञानिकों ने कब दिया थे जानेंगे, और फिर उनमें सबसे पहली थियरी जो थी वह थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल थी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अब सबसे पहला प्रश्न है कि इस जो टॉपिक को पढ़ने का पीछे का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग अभी इसके पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन से जो संबंधित। उसी क्रम में यह थियरी है कि पौधों के पत्तियों में स्टोमेटा जो दोनों सरफेस से प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा के माध्यम से जो एक्सेस वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटा ओपन क्लोज कैसे होता है, इसको जानने के लिए तमाम अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी थियरी दिया, और इन्हीं तमाम थियरी को हम लोग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसपायरेशन 3 अलग अलग मेथड से होता है। पहला हम लोग पढ़े थे इसमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, मतलब स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस होना। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल के द्वारा वाटर का लॉस होना। और तीसरा था लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिल के द्वारा वाटर का लॉस होना। तो सबसे पहला प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल किस चीज़ की व्याख्या के लिए दी गई थी, तो इसका आंसर है कि यह थियरी पत्तियों में जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए यह थियरी सबसे फर्स्ट थियरी थी जो दी गई थी। इस थियरी को किसने दिया था, तो वान मोल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1856 में इस थियरी को दिया था, एक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे। इन्होंने देखा कि पौधों में जो स्टोमेटा होता है वह लाइट के प्रेजेंस में या दिन में ओपन रहता है, और रात के समय में लाइट के एब्सेंस में या डार्क में स्टोमेटा जो होता है क्लोज होता है। तो उनका ऐसा मानना था कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होती है जो इसकी ओपनिंग के लिए उत्तरदायी होती है, रात में लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और जिस कारण क्या था स्टोमेटा क्लोज होता है। तो इन्होंने अपना एक विचार, एक कॉन्सेप्ट दिया, और इनकी थियरी लंबे समय तक जो प्रचलन में थी, और आगे चल करके तमाम सारे जो मतलब बोटेनिस्ट आए या प्लांट फिजियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कुछ तर्कपूर्ण क्वेश्चन दिया, और उस प्रश्न को इनकी थियरी व्याख्या नहीं कर पाई, और इनकी थियरी फेल हुई। इसके बाद ऐसे दूसरी थियरी, तीसरी, तमाम सारी थियरी दी गई। अब हम लोग पॉइंट पर एक एक करके आते हैं। देखिए थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल, इसमें 5 थियरी ये हैं जो कि दी गई हैं। सबसे पहली थियरी एग्ज़ाम के दृष्टि अगर हम लोग देखें, और सबसे लास्ट वाली थियरी, ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से 5 नंबर के बेसिस पे। देखिए सबसे पहले जो थियरी दी गई थी उसका नाम है थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल। इसको वान मोल नामक वैज्ञानिक ने 1856 में दिया। दूसरी थियरी है थियरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। तो थियरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर जो मतलब कन्वर्जन थियरी, इसको सबसे पहले देने का श्रेय जो है लॉयड नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने 1905 में इस थियरी को दिया था, और इसको फॉरवर्ड करने का, आगे बढ़ाने का, इसमें मॉडिफिकेशन या माइन्यूट संशोधन करने का जो श्रेय है वह सायरे नामक वैज्ञानिक को जाता है 1926 में। फिर तीसरी थियरी है थियरी ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन। तो थियरी ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन, इस थियरी को देने का श्रेय स्टेवर्ड नामक वैज्ञानिक को जाता है, और कब दिया था उन्होंने थियरी को, 1964 में। चौथी थियरी है थियरी ऑफ ग्लाइकोलेट जो कि मेटाबॉलिज्म। इस जो कि थियरी को जेलिट करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1963 में दिया। और फिर 5वीं थियरी है थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। इस थियरी को लेविट नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1964 में। देखिए मीनिंग ये है कि सबसे पहले थियरी जब ये दी गई थी तो इस थियरी में
इस वैज्ञानिक ने कमी निकाल करके एक अलग जो कि थियरी, एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। फिर ये थियरी कुछ समय तक प्रचलन में थी, फिर इस थियरी में कमी निकाल करके इस वैज्ञानिक ने एक अलग तर्क दिया, उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर इसी तरीके से अगली थियरी आई ग्लाइकोलेट थियरी। फिर इसमें कुछ चेंजिंग या इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए जिसकी सटीक व्याख्या नहीं हो पाई, तो फिर लास्ट में दिया गया थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। फिलहाल थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सबसे एक्सेप्टेड थियरी है जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग की व्याख्या करती है। तो हम लोग आज सबसे पहली थियरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल। तो इस थियरी को सबसे पहले वान मोल नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1856 में ऑब्जर्व दैट, इन्होंने देखा कि स्टोमेटा रिमेन ओपन इन लाइट या जो डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। मतलब इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि दिन के समय में स्टोमेटा क्या होता है, जनरली ओपन होता है, और रात के समय में स्टोमेटा जनरली क्या होता है, क्लोज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने क्या किया, तो ऑन दिस बेसिस ठीक है प्रपोज थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल, और उन्होंने गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को सही मान के विचार अपना रखा। अब इसमें हम लोग दो पहले जानेंगे। इनके अनुसार, इस थियरी के अनुसार स्टोमेटा ओपन कैसे होता है और स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है। दोनों में लगभग 9-10 पॉइंट है। बहुत सरल थियरी है, बहुत सटीक है और एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये माना, ये देखो इसको तो बिल्कुल पॉइंट वाइज हमें लिखा हुआ है। पहला क्या है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब इनके अनुसार स्टोमेटा ओपन दिन में क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन उन्होंने क्या बताया कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या डे टाइम, मतलब दिन में या लाइट के उपस्थिति में जो गॉड सेल्स होती हैं उनमें क्या, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो लाइट के प्रेजेंस में गॉड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो दूसरा स्टेप क्या लिखे, फोटोसिंथेसिस अगर इन गॉड सेल, तो गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी दिन में। अब इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ शुगर इन गॉड सेल, तो गॉड सेल में शुगर का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण परिणामस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो गॉड सेल में शुगर की मात्रा, शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब प्रश्न है कि इससे क्या होगा, तो जब गॉड सेल में शुगर की मात्रा क्या करेगी, बढ़ेगी, तो इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गॉड सेल, तो गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होगा, कोई सेल है, उस सेल के अंदर सैल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो उस सेल का जो साइटोप्लाज्म उतना ज़्यादा कंसंट्रेट गाढ़ा होता जाएगा, और जिस सेल का साइटोप्लाज्म जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, मीनिंग उस सेल के अंदर उतना ज़्यादा सराउंडिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। तो जैसे जैसे गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी इनके अनुसार, तो कार्बोहाइड्रेट बनता जाएगा, तो उस गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब उस गॉड सेल के अंदर सराउंडिंग सेल से, मेसोफिल सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अब देखिए, अब इसके परिणाम से क्या होगा, वाटर इंटर इनटू द गॉड सेल फ्रॉम मेसोफिल सेल। तो इस प्रक्रिया के परिणाम से जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो सेल गॉड सेल को जो सराउंड किया, जिसको हम लोग मेसोफिल सेल बोलते हैं, तो मेसोफिल सेल से पानी क्या करेगा, गॉड सेल के अंदर इंटर करेगा। अब जब गॉड सेल के अंदर पानी इंटर करेगा तो टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल इंक्रीजेज, गॉड सेल की टर्जिडिटी क्या होगी, जो कि इंक्रीज करेगी। मतलब गॉड सेल का, देखिए मतलब टर्जिडिटी का मतलब मीनिंग क्या हो गया, किसी सेल के साइटोप्लाज्म के द्वारा या किसी सेल में जो सॉल्वेंट है उसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, और प्रोसेस के परिणामस्वरूप क्या था, टर्जिडिटी। तो जैसे जैसे गॉड सेल में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो गॉड सेल हमारी क्या आ जाएगी, टर्जिड फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। अब जब गॉड सेल स्वेल कर जाएगी तो स्टोमेटा क्या आ जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग सिंपल मीनिंग में देखें तो जैसे क्या होता है कि स्टोमेटा क्या है, एक माइन्यूट पोर है। अब स्टोमेटा क्या होता है कि बाहर से अगर देखा जाए तो दो सेल से जनरली क्या आती है, दो सेल स्टोमेटा को जो कि सराउंड किए रहती हैं। अब देखो जैसे क्या हो गया, इधर वाली सेल और ये दोनों सेल क्या है, ये दोनों सेल जो है कि क्या है, गॉड सेल है। तो जब गॉड सेल में वाटर इंटर करेगा, गॉड सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी तो गॉड सेल क्या करेंगे, बाहर की तरफ स्वेल कर जाएंगे, और जब गॉड सेल बाहर की तरफ स्वेल करेंगी तो स्टोमेटा क्लोज। अब इसी को हम लोग देखें कि अब इस सेल जैसे जब टर्जिड होगी तो इसमें
देखिए ए सेल गॉड सेल इधर टर्जिट हो रही है और ये गॉड सेल इधर टर्जिट हो रही है। तो जब गॉड सेल टर्जिट होंगी बाहर की तरफ जाएंगी तो स्टोमेटा क्या, देखिए यहाँ पे क्या ये पोर एकदम बिल्कुल बंद है और यहाँ पे क्या है गॉड सेल क्या फ्लेक्सिड है और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर जो है कि जब से जैसे ही गॉड सेल जो है कि टर्जिट हुई स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग एक लाइन में देखें इनके थियरी को, ओपनिंग कैसे होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि दिन के समय में लाइट की उपस्थिति में गॉड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और लाइट के प्रेजेंस में एक क्लोरोप्लास्ट गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करेगा। तो जब फोटोसिंथेसिस गॉड सेल में होगी तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशन होगा, शुगर का फार्मेशन होगा। तो शुगर की मात्रा क्या कि गॉड सेल में बढ़ती जाएगी। तो जब शुगर की मात्रा गॉड सेल में बढ़ती जाएगी तो गॉड सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पहले से ज़्यादा कंसंट्रेट गाढ़ा हो जाएगा, मतलब गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर मीनिंग है जिस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस सेल के अंदर सॉल्वेंट की उतनी कमी होगी और वह सेल सराउंडिंग से या अगल बगल के सेल से उतनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट या पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगी। तो जब गॉड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो गॉड सेल क्या करेंगे, सराउंडिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर को एब्जॉर्ब करके गॉड सेल क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे और जैसे गॉड सेल स्वेल करेंगी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये सिंपल डायग्राम में बताया गया। देखिए इस पहले डायग्राम में क्या कि बीच में जो स्टोमेटा जो पोर है क्या यह बंद है, क्यों, क्योंकि दोनों इधर और इधर जो गॉड सेल हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं कि स्टोमेटा जो होता है दो स्पेशल टाइप के सेल से क्या होता है कवर होता है, जिसको हम लोग गॉड सेल और रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं। डाइकाट पौधों में जो गॉड सेल्स होती हैं ये जनरली बीन शेप की या किडनी शेप की होती हैं और मोनोकाट में गॉड सेल जो होती हैं वह डम्बल शेप की होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोज है, लेकिन जब ये दोनों गॉड सेल में वाटर इंटर करेगा, जब ये दोनों गॉड सेल फ्लेक्सिड होंगी, दोनों गॉड सेल में जब वाटर इंटर करेगा तो वाटर इंटर करने के कारण क्या गॉड सेल टर्जिट करेंगे, फूल जाएंगी। तो एक गॉड सेल देखिए इधर फूल गई, एक गॉड सेल इधर फूल गई, स्टोमेटा हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब देखिए क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, तो ठीक इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट या डार्क, डार्क की अनुपस्थिति में या रात में जब लाइट नहीं मिलेगी तो गॉड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो नो शुगर फार्मेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशन होगा, शुगर का फार्मेशन होगा, नहीं होगा। तो जब शुगर का फार्मेशन नहीं होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गॉड सेल बढ़ेगा नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर गॉड सेल का करेगा, घट जाएगा। और जब गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा तो यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस होगा, मतलब जो पानी है, जो वाटर है वह गॉड सेल से क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। तो जब गॉड सेल से वाटर बाहर जाएगा तो गॉड सेल क्या करेंगे, फ्लेक्सिड सिकुड़ जाएंगी और जब गॉड सेल सिकुड़ जाएंगी तो स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया, एक्सोऑस्मोसिस होगा तो टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल की टर्जिडिटी कम हो जाएगी और जब गॉड सेल की टर्जिडिटी कम होगी तो गॉड सेल फ्लेक्सिड सिकुड़ जाएंगी और जब गॉड सेल सिकुड़ेंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस बेसिस पर तो इनका थियरी बिल्कुल सही करेक्ट लगा, लेकिन जब इनके बाद के जो तमाम सारे फिजियोलॉजिस्ट ने जब अध्ययन किया अलग अलग तरीके से, तो इन लोगों ने कुछ प्रश्न पूछा और इस प्रश्न के का व्याख्या या इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन ये थियरी नहीं कर पाई, इसलिए ये थियरी फेल हो गई और फिर इसके बाद जो है कि थियरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन दिया गया। तो प्रश्न है कि ये थियरी किन किन पॉइंट पर फेल हुई, किन किन चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाई। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ गॉड सेल परफॉर्म इनसफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, मतलब तमाम सारे फिजियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों ने ये बात उठाया, ये तर्क दिया अध्ययन करके कि गॉड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस की दर होती है बहुत कम होती है। तो इतने कम मात्रा में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की इनसफिशिएंट कैपेसिटी है उसके द्वारा ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो सकती है, बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट तर्क दिया गया कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टोमेटल ऑफ सम गॉड सेल्स अनेबल टू फोटोसिंथेसिस, ऐसे बहुत सारे पौधों में देखा गया कि उनमें जो
गॉड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी नहीं होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी नहीं होगी तो इनके अनुसार वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ओपनिंग होती है। तो क्यों, इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाया। तीसरा तर्क दिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप ऑफ गॉड सेल इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम इन 5 to 30 मिनट वाइल क्लोरोफिल इज वेरी लेस। तीसरा तर्क जो दिया गया इनकी थ्योरी को गलत करने के लिए कि जो सेल सैप का जो कंसंट्रेशन होता है गॉड सेल में उसमें शुगर की मात्रा जो होती है 2 से 3 गुना बढ़ जाती है 5 से 30 मिनट में, जबकि क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। तो जितनी मात्रा में क्लोरोफिल होती है उस दर से अगर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी तो भी शुगर की मात्रा 2 से 3 गुना 5 से 30 मिनट में नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसकी व्याख्या भी इन्होंने नहीं किया या इसका आंसर देने में सक्षम नहीं हुए। चौथा तर्क दिया गया सम प्लांट केप्ट इन डार्क लीव्स प्रोसेस स्टार्च, मतलब ऐसे बहुत सारे पौधों को जब डार्क में रखा गया तो जब डार्क में कुछ समय तक रख देगा तो इसका मीनिंग उसमें स्टार्च का फार्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे पौधों में भी स्टार्च का स्टोरेज पाया गया। तो इसका मीनिंग क्या था कि स्टार्च कहाँ से आया, इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाए। और पांचवा पॉइंट था कि लीव्स ऑफ सम प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि ऑर्नामेंटल टाइप के, सजावटी टाइप के होते हैं, जिनमें पत्तियां जनरली देखा जाए वाइट या कलरलेस टाइप की होती हैं। तो ऐसे पौधों में भी स्टार्च होता है। तो इन पौधों में जब क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस इनके अनुसार नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे पौधों में भी स्टार्च का फार्मेशन होता है। तो ये स्टार्च कहाँ से आता है इसकी व्याख्या ये लेके नहीं कर पाए। तो ये 5 पॉइंट दिए गई जिसके आधार पर इनकी थ्योरी फेल हो गई। अब अगर हम लोग आज के थ्योरी को, पूरे वीडियो को एक लाइन अगर समरी के रूप में देखें तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल क्यों दी गई। तो हम बताएंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म को जानने के लिए, व्याख्या के लिए थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार ही 5 थ्योरी दी गई थी। थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल, थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन, थ्योरी ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इंटरकन्वर्जन, थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट जो मेटाबॉलिज्म, और थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। पांचों थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई और इसकी व्याख्या करने के लिए, जिसमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी आज के समय में थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट को माना जाता है। इनके अनुसार क्या था, फोटोसिंथेसिस जो थ्योरी थी इनके अनुसार यही था कि दिन के समय में लाइट के प्रेजेंस में पौधों की जो पत्तियां हैं तो उनमें जो स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा में जो गॉड सेल्स होती हैं उनमें कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में दिन में करता है, जिससे उस गॉड सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती होगी, जिससे गॉड सेल का जो साइटोप्लाज्म वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और गॉड सेल सराउंडिंग सेल से, मीजोफिल सेल से पानी को एब्जॉर्ब करता होगा, जिससे गॉड सेल टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रात में ठीक इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। तो इस आधार पर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। लेकिन इनके थ्योरी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रश्न अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा पूछे गए, जिसमें ये भी एक पॉइंट था कि क्लोरोप्लास्ट, गॉड सेल के क्लोरोप्लास्ट में इतने कम मात्रा में, गॉड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है इतने कम मात्रा में होता है कि उसके द्वारा क्या है कि फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, या उतने मात्रा में शुगर का बनना संभव नहीं कि ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए आवश्यक हो जाए। दूसरा तर्क ये दिया गया कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें पत्तियां बिल्कुल कलरलेस होती हैं, तो उनमें इस थ्योरी के अनुसार तो प्रोसेस संभव नहीं है। बहुत सारे पौधों को जब डार्क में रख दिया गया तो उसमें स्टार्च नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी स्टार्च पत्तियों में रिपोर्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें बड या लीफ के फार्मेशन या ओपनिंग के पहले उसमें क्या स्टार्च को पाया गया, रिपोर्ट किया गया। तो तमाम सारे प्रश्नों की व्याख्या थ्योरी नहीं कर पाई, इसलिए थ्योरी जो कि फेल हो गई। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन क्या है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।